क्या आपने कभी सोचा है कि अचानक इतने लोग डोंगहुआ के बारे में बात क्यों करने लगे हैं, लेकिन खुद ही ठीक से समझा नहीं पाते कि इसे एनिमे से अलग क्या बनाता है? क्या हो अगर मैं कहूँ कि चाइनीज एनिमेशन चुपचाप ग्लोबल एनिमेशन लैंडस्केप को बदल रही है, और वो भी ऐसे तरीकों से जिनकी आप उम्मीद नहीं करते? स्वागत है डोंगहुआ की दुनिया में, और जहां जस्ट अनदर कार्टून और सिनेमैटिक एम्बिशन के बीच की लाइन को फिर से लिखा जा रहा है। डोंगहुआ क्यों इतना ध्यान खींच रहा है, इसे समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना होगा। चाइना में एनिमेशन नया नहीं है, लेकिन सालों तक ये ग्लोबल लेवल पर पीछे रह गया जापानीज एनिमे की भारी पॉपुलैरिटी और एक्सपोर्ट पावर के सामने। मगर समय के साथ ये गैप कम होने लगा, और अब बढ़ते इन्वेस्टमेंट, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स और एक नई जनरेशन के क्रिएटर्स की वजह से, जो सिर्फ इमिटेट नहीं करना चाहते बल्कि जेन्युइनली इनोवेट करना चाहते हैं, डोंगहुआ सच में उभर रहा है। इस तेजी के पीछे कुछ बड़े कारण हैं। पहला, मासिव डोमेस्टिक सपोर्ट। चाइनीज स्टूडियोज को सीरियस पैसा मिल रहा है, सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बल्कि एम्बिशियस स्टोरी टेलिंग के लिए। दूसरा, ग्लोबल एक्सेस। बिलीबिली और टेंसेंट जैसे प्लेटफॉर्म्स सिर्फ लोकल नहीं हैं, ये डोंगुआ को इंटरनेशनल ऑडियंस तक पुश करते हैं, सबटाइटल्स और डब्स के साथ। तीसरा, ऑडियंस फटीग। कई एनिमे फैंस को पुराने घिसे पिटे ट्रोप्स से बोर्डम हो रहा है। डोंगुआ कुछ नया देता है, ऑल्टरनेट वर्ल्ड बिल्डिंग, डीप कल्टीवेशन सिस्टम्स या कटिंग एज ई स्पोर्ट्स नैरेटिव्स। लेकिन डोंगुआ सिर्फ एनिमे बट चाइनीज नहीं है, इसकी अपनी आइडेंटिटी है, अपने स्ट्रेंथ्स और अपने चैलेंजेस भी। आइए आपको कुछ ऐसे डोंगुआ के बारे में बताता हूं जो दिखाते हैं कि चाइनीज एनिमेशन कितनी पावरफुल, डाइवर्स और एम्बिशियस हो सकती है। एक, ग्रैंड मास्टर ऑफ डेमोनिक कल्टीवेशन। ये सिंपल फैंटेसी नहीं है। वे वूशन की कहानी एक ऐसे कल्टीवेटर की जो फॉरबिडन पाथ चुनता है, बेहद लेयर्ड है। मौत के बाद रीइंकार्नेट होकर वो लान वांगजी के साथ मिलकर कॉन्स्पिरेसीज, ट्रैजिक पास्ट्स और पावर की असली कीमत को अनकवर करता है। एनिमेशन टॉप नॉच है, साउंड ट्रैक हॉन्टिंग है, और इमोशनल स्टेक्स बेहद गहरे हैं। ये सिर्फ फ्लैशी फाइट्स नहीं, ये लॉयल्टी, रिडेम्पशन और मॉरल चॉइसेस की प्राइस के बारे में है। क्रिटिक्स और फैंस दोनों के अनुसार ये सबसे अक्लेम डोंगुआ में से एक है। दो, द किंग्स ऑफ अर्थ। अब मिस्टिकल से मॉडर्न की तरफ ई स्पोर्ट्स। ये कहानी यीशु के बारे में है, एक प्रो गेमर जिसकी जिंदगी बिखर जाती है। उसे अपनी टीम, आइडेंटिटी और ग्लोरी छोड़नी पड़ती है, लेकिन उसका फायर अभी भी जिंदा है। वो इंटरनेट कैफे से शुरुआत करता है, जीरो से। इस डोंगुआ की खासियत है कॉम्पिटिटिव गेमिंग की। इंटेंसिटी, स्ट्रैटेजी, टीम वर्क और ग्राइंड का असली फ्लेवर। ये सोर्ड्स की लड़ाई नहीं, ये कीबोर्ड्स, टैक्टिक्स और लेगेसी बनाने की कहानी है। तीन, द डेली लाइफ ऑफ द इमॉर्टल किंग। अगर आपको स्लाइस ऑफ लाइफ और सुपर नेचुरल का मिक्स पसंद है तो ये परफेक्ट है। वांगलिंग इतना शक्तिशाली है कि लिटरली यूनिवर्स डिस्ट्रॉय कर सकता है, पर वो बस हाई स्कूल पीसफुली पास करना चाहता है। मजा कॉन्ट्रास्ट में है, कॉस्मिक बैटल्स वर्सेस स्कूल होमवर्क, रोमांस और एवरीडे के 很好， कई सीजन्स हैं, और एनिमेशन 暑假作业大家都交得很齐， स्टूडियोज 不愧是本门精英班的学员。 ये कल्टीवेशन या मिथोलॉजी कम और ग्रिटी रियलिज्म ज्यादा है। इसका विजुअल स्टाइल सिनेमैटिक है और कहानी raw, ये साबित करता है कि डोंगुआ एक ही तरह का नहीं, ये ग्राउंडेड और इमर्जिंग टाइटल्स, लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज। टू बी हीरो एक्ट छोड़ रहा है बोल्ड नैरेटिव रिस्क, 2D 3D ब्लेंडिंग और हीरोइज्म की रीडेफिनिशन। लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज गॉथिक और फैंटेसी लाता है, सीक्रेट सोसाइटीज, सुपरनैचुरल पावर्स और चाइनीज। अब चलिए बात करते हैं कि डोंगुआ क्यों नहीं है और डोंगुआ की सबसे बड़ी ताकत है चाइनीज मिथोलॉजी में वेब नॉवेल और कल्टीवेशन। कई वर्षों में डोंगुआ अपनी और स्पिरिचुअल सिस्टम से इमॉर्टैलिटी, बैलेंस, लेगेसी, ये तीन
बैड सब्स या ऑकवर्ड डब्स कई व्यूअर्स को दूर कर देते हैं। और क्योंकि दोंगवा अभी भी अपनी आइडेंटिटी डिफाइन कर रहा है, कई लोग इसे एनिमे का लो क्वालिटी कजन समझ लेते हैं। कल्चरल न्यूआंस ऑफन मिस हो जाता है। फैंस पैशनेट हैं, कम्युनिटीज ग्रो कर रही हैं, लेकिन फ्रस्ट्रेशन भी है। जैसा एक रेडिटर ने कहा, बैड ट्रांसलेशंस इज बैड विजिबिलिटी। फिर भी कई व्यूअर्स के लिए दोंगहुआ एक नई दुनिया जैसा लगता है, एक्सपेरिमेंटल, फ्रेश, कल्चरली रिच। अब ईमानदारी से फ्लॉज, स्टोरी वर्सेस सब्सटेंस। कुछ फैंस मानते हैं कि विजुअल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, पर स्टोरी टेलिंग कभी कभी वीक पड़ जाती है। पावर फैंटेसी ट्रोप्स हैवी हो जाते हैं। ट्रांसलेशन बैरियर्स, सबस पर डब्स की क्वालिटी ग्लोबल रीच रोक देती है। निच अपील, कई डोंगवा का पेसिंग या कल्चरल रेफरेंसेस सभी वेस्टर्न व्यूअर्स को कनेक्ट नहीं करते। प्रोडक्शन प्रेशर, एम्बिशियस ग्रोथ बजट और कंसिस्टेंसी पर रिस्क डाल देता है। भविष्य में तोंगवा कहाँ जा सकता है? एक, को प्रोडक्शंस बढ़ेंगी। ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स के साथ कोलैबोरेशन मतलब बेहतर ट्रांसलेशन और रीच। दो, जेनर एक्सपेंशन, हॉरर, गॉथिक, फैंटेसी, साईफाई मिक्स डोंगहुआ और भी डाइवर्स होगा। तीन, कोथ इम्प्रूव्ड लोकलाइजेशन, बेटर सबस, us more fans is more revenue, this ways better stories। हम इर्शाद, कल्चरल एक्सपोर्ट, चाइनीज मिथ्स ऑन फिलोसफीज ग्लोबल ऑडियंस तक ज्यादा पहुंचेंगी। फाइव, सस्टेनेबिलिटी चैलेंज, ओवर प्रोडक्शन और रेपिटेशन अवॉइड करना जरूरी होगा। आखिर व्यूअर को दोंगुआ की परवाह क्यों करनी चाहिए? क्योंकि ये जेन्युइनली फ्रेश लगता है, क्योंकि ये एम्बिशियस है, क्योंकि ये कल्चरली रिच है, और क्योंकि ये एनिमेशन के फ्यूचर को बदल सकता है। दोंगुआ एनिमे फ्रॉम चाइना नहीं है, ये मिथ और मॉडर्निटी, गेम्स और गॉड्स का फ्यूजन है, जहां एनिमेशन सिर्फ स्टाइल नहीं, एक स्टेटमेंट है। अगर आपने कभी दोंगवा ट्राई नहीं किया तो मो दाओ जू शी, द किंग्स अवाटार या द डेली लाइफ ऑफ द इमॉर्टल किंग से शुरुआत करें। और अगर आप पहले से फैन हैं तो क्यूरियस रहें, अगला बिग हिट शायद आने ही वाला है। वैसे अगर आपको चाइनीज एनिमेशन की ये डीप डाइव पसंद आई तो मेरा पिछला वीडियो भी देखना, जहां मैंने एनिमे वर्स चाइनीज एनिमे की कंपैरिजन की है। वो काफ़ी हीटेड ब्रेकडाउन है। विद दैट सेड, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम।